Good morning all of you. In the last video we have already studied about Newton's second law of motion, and now in this video we will learn the example of Newton's second law of motion. तो see here sincerely, पहले तो हम डिस्कस ही कर लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को एक बार फिर. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. For study of this law you should watch previous video. We know that according to this law the rate of change in momentum is directly proportional to applied force and in the direction of force. If we have any object of mass small m and an external force F is applied on this object, then its momentum changes. We know that when we apply any force on any object, then its momentum will be changed, and the change of this momentum and the rate of change of this momentum will be directly proportional to applied force. Means किसी ऑब्जेक्ट पर आप जितना फोर्स लगाएंगे उसके मोमेंटम में चेंज उतना ही आएगा. मतलब समझ में आ गया आपको या नहीं? आना चाहिए. अगर नहीं आया तो इससे पहले वाली वीडियो समझो, और अच्छे इसको क्लियर करने के लिए हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक है, तब हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड एग्जांपल्स देखो यहाँ पर. तो ये हमें ज़्यादा इजीली मेथड समझ में आ जाएगा. ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ अप्लाई होता है? हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल इसके हैं. ठीक है, कहाँ एप्लीकेबल है ये वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारा व्हेन a cricket player catches a ball. जब कोई क्रिकेट प्लेयर किसी बॉल को कैच करता है तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल होता है. जैसे ये मार्कर है, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर मान लिया ये बॉल है, ठीक है, ये मार्कर क्या है, एक बॉल है. तो ये बॉल मेरी तरफ आ रही है सडनली. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम जानते हैं कि ये बॉल है, अगर ये बॉल है और ये बॉल इस साइड मूव करती हुई जा रही है तो इस बॉल का एक मास भी होगा, इसकी वेलोसिटी भी होगी. और अगर इधर कोई पर्सन इसको कैच करने के लिए यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, मान लिया इसको ये कैच करने के लिए भी खड़ा है, इस तरह से बना दिया है मैंने. ये तुम्हारे से किसी का फोटो है ये. तो ये पर्सन जो है ये कोई स्टूडेंट है जो इसको कैच करने के लिए खड़ा है. तो ये इसको जब कैच करेगा तो एक बात आओ, जब ये बॉल है इसका अपना मास है, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से यानी कि अब इसका अपना एक मोमेंटम होगा, और बॉल की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा. यानी कि बॉल की वेलोसिटी अगर लार्ज होगी तो लार्ज मोमेंटम ऑक्यूपाई करती होगी, वो उसका लार्ज मोमेंटम होगा. तो इसको अगर कोई भी पर्सन पकड़ेगा, कैच करेगा, जैसे मार्कर है मेरी तरफ आ रहा है, मान लो ये बॉल है मेरी तरफ आ रही है, मैं इसको कैच करूँगा, तो अगर इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इसका मोमेंटम होगा. और इसको कैच करते टाइम क्या करते हैं, तुमने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर जो होते हैं कैच करते हैं, तो कैच करते टाइम बॉल को क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं. तो पीछे की तरफ क्यों खींच लेते हैं वो समझाता हूँ आपको क्यों करते हैं ऐसा. ठीक है, तो व्हेन ए क्रिकेट प्लेयर कैचेस ए बॉल, समझा ही देता हूँ पहले. वैन क्रिकेट प्लेयर कैचेस ए बॉल, कैच पकड़ता है तो क्या होता है वो कैच करते टाइम, ठीक है, तो वो पीछे को अपना हाथ क्यों करता है वो, तो क्या होता है देखो, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को कैच करेगा तो उस बॉल का अपना एक मोमेंटम है, और मोमेंटम में जितना चेंज होता है वो चेंज जितना टाइम के अकॉर्डिंग है कि अगर उस मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में चेंज जो हो रहा है उसमें जितना लार्ज टाइम हम लेंगे, टाइम जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम में चेंज उतना ही कम होगा. अगर बहुत शॉर्ट टाइम हम लेंगे तो मोमेंटम में चेंज बहुत कम होगा. जितना ज़्यादा आप टाइम बढ़ाएंगे मोमेंटम में चेंज उतना ही ज़्यादा होता जाएगा. जैसे कि बॉल को मैं कैच करूँगा तो उस बॉल को कैच करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा. तो फोर्स लगाकर अगर मैं बॉल को केवल यहीं पर पकड़ लूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ में चोट लग जाएगी. लेकिन अगर मैं ऐसा करके पकड़ूंगा पीछे करके तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने पकड़ा तो बॉल को मैंने सडनली पकड़ लिया, कैच कर लिया. क्योंकि यहाँ पर देखो एकदम सडनली मैंने कैच किया तो टाइम क्या हुआ, टाइम बहुत कम टाइम लगा. लेकिन अगर मैं इसको कैच करते टाइम इसको पीछे की तरफ खींच लूँगा तो यहाँ से पकड़कर मैं यहाँ तक लेकर आया, यानी कि टाइम बढ़ गया. तो टाइम क्या हो गया, इंक्रीज.
बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके सारे एग्जाम्पल बिल्कुल इसी से समझोगे आप। तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब जब मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो टाइम इंक्रीज हो गया, तो टाइम जब इंक्रीज होगा तो मोमेंटम में चेंज क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये बताओ, मोमेंटम जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो डिक्रीज हो गया, उसकी वैल्यू जब कम हो गई तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज, फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज। बहुत ध्यान से देखना, मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, जब कोई क्रिकेट प्लेयर कैच पकड़ता है तो कैच करता है मतलब बॉल को, तो कैच करते टाइम वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, उसमें टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि बॉल के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उस टाइम को इंक्रीज कर देता है। तो टाइम को जब इंक्रीज कर देता है तो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाइम इंक्रीज होने से मोमेंटम में जो चेंज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो चीज़ डिक्रीज हो रही है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देन फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज। सो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारे हाथ पर जो बॉल के द्वारा जो हमारे हाथ पर फोर्स लगेगा, यानी कि हमारे हाथ पर जो हमारे हाथ इंजर्ड नहीं होंगे, या क्रिकेट प्लेयर के जो हाथ होते हैं वो इंजर्ड नहीं होते हैं, वो बच जाता है, ठीक है, उसको कोई हर्ट नहीं होता। तो ये रीज़न है, इसलिए हाथ को पीछे कर लेते हैं कैच करते टाइम। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ। सेकेंड केस इज केस ऑफ ए हाई जंपर। हाई जंपर मतलब जो हाई जंप करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं जो हाई जंप करते हैं, उनके केस में क्या होता है। तो तुमने देखा होगा कोई प्लेयर जो होता है जब वो हाई जंप करता है, जैसे कि ग्राउंड है, ग्राउंड से वो यहाँ से भागता हो जा रहा है, ठीक है, और उसको यहाँ पर हाई जंप करना है, तो हाई जंप करने के लिए वो फोर्स लगाएगा और यहाँ जाकर गिरेगा। तो एक बात आओ, जब वो भागता हो जाएगा और उसका मोमेंटम वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो यहाँ पर उसका मोमेंटम बहुत हाई हो जाएगा, और जब वो गिरेगा तो उसका मोमेंटम और बढ़ता चला जाएगा, और जब वो ग्राउंड से जाकर टकराएगा तो उसके बहुत चोट लगेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राउंड पर तुमने देखा होगा सैंड वगैरह या कुशन वगैरह डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जब जो प्लेयर होता है वो नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, तो उसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज। व्हेन ए प्लेयर और हाई जंपर विल jump from a height, then the sand on the ground will increase the time of the change in momentum। तो जो सैंड होगी वो टाइम में जो चेंज हो रहा है उसको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है, जिससे उसके जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मोमेंटम में चेंज जब डिक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जब वो ग्राउंड पर गिरेगा तो उसको जो फोर्स लगेगा नीचे से ग्राउंड के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कम से कम लगेगा और वो कम से कम हर्ट होगा। इसलिए यहाँ पर नीचे क्या डाल देते हैं, सैंड वगैरह कुशन वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल हम और देखते हैं। यूजेस ऑफ सीट बेल्ट्स। सीट बेल्ट्स कहाँ होती हैं, कार्स में होती हैं। आपने देखा होगा आजकल कार्स में सीट बेल्ट्स यूज करते हैं। कार में सीट बेल्ट्स यूज करने का रीज़न क्या है, जब कार सडनली एकदम रुकती है तो एक मूविंग कार होती है, बहुत हाई स्पीड है जब वो जा रही होती है, तो मूविंग कार का अपना एक मोमेंटम होगा, लेकिन सडनली वो रुक जाएगी तो उसका मोमेंटम सडनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम जब सडनली उसका जीरो होगा तो फोर्स तो उस पर ज़्यादा लगेगा ना, जो पर्सन उसके अंदर बैठा है, कार तो रुकी लेकिन पर्सन तो नहीं रुका ना, तो पर्सन क्या होगा, सडनली उसी मोमेंटम से आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर सीट बेल्ट ना हो तो उस मोमेंटम से वो खिड़की के बाहर निकल जाएगा, जो उसका शीशा होगा तोड़कर आगे निकल जाएगा। लेकिन सीट बेल्ट क्या करती हैं, उसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा होता है, तो स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट होती हैं। वो पर्सन जब आगे की तरफ मुड़ता है तो उसमें जो टाइम लगता है, मोमेंटम में चेंज होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या कर देती है, वो इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और उस पर्सन पर कम से कम फोर्स लगता है आगे की तरफ, ठीक है। तो वो बच जाता है इंजर्ड होने से, किसी भी एक्सीडेंट से बच जाता है। तो हमारे 3 एग्जांपल्स थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि हमने यहाँ पर देखे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन 3 ही हमने समझा दिए हैं। इसके बाद में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझाता हूँ क्या है। तो यहाँ देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, ये एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहलाता है। वो कैसे, क्योंकि इसका स्टेटमेंट ही ऐसा है, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, to every action there is
देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, किसी भी एक्शन के लिए हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पर एक पर्सन इधर से एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर एक पर्सन इधर से एक फोर्स लगा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट भी उस पर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। या मान लो एक दीवार है, दीवार पर तुम जब घूसा मारोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो दीवार भी क्या करेगी, आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड कराएगी, है ना। तो यही हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, जैसे कि मार्कर है, और मार्कर पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मार्कर भी मेरी तरफ क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज, वहाँ पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि बराबर फोर्स लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर मैं इस बोर्ड पर इस तरह घूंसा मारूंगा, ठीक है, तो बोर्ड मेरे घूंसा नहीं मारेगा, मतलब मुझ पर फोर्स लगाएगा वो सडनली एकदम, मैं यहाँ पर जैसे इसको मारूंगा, ठीक है, तो बोर्ड के द्वारा भी मेरे हाथ पर क्या लगेगा, फोर्स, चोट लगेगी नहीं लगेगी। दीवार पर मारेंगे हम घूंसा अगर, तो दीवार से हमारा हाथ क्या होगा, हर्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम उस पर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे हाथ पर लगेगा। तो यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम इसके डिस्कस करेंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। तो पहला हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है। When we walk on the ground, जब हम किसी ग्राउंड पर चलते हैं, एक बात आओ मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये एक पर्सन है, स्टूडेंट है, कोई भी हो सकता है, ये भी जा रहा है अपने घर, ठीक है। तो जब ये चलेगा, एक बात बताओ, ये ग्राउंड है, और जब ये ग्राउंड पर चल रहा है, और ये ग्राउंड पर चल रहा है, तो क्या करेगा, ग्राउंड पर ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ एक फोर्स लगाएगा चलते टाइम, है ना। तो ग्राउंड पर जैसे हम चलते हैं तो हमारा पैर होता है, जैसे कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से ग्राउंड पर इस तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ, इस तरफ, ऐसे ग्राउंड है, ये ग्राउंड तो ऐसा होता है, मतलब ऐसा हम फोर्स लगाते हैं, तो ग्राउंड हमें क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ, इस तरफ एक क्या करता है, रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कराता है आगे की तरफ, इस तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो ग्राउंड हमें आगे की तरफ मोशन कराता है, जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं। तो तभी देखना तुम, पैर का जो पंजा होता है ना, पंजे से हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, चलकर देखना, पंजे से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिससे कि हमें आगे की तरफ क्या मिलता है, एक रिएक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम जरा, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन, एक्शन जैक्शन मत कर देना, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ, ओके। तो व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम किसी ग्राउंड पर चलते हैं, देन वी अप्लाई फोर्स ऑन द ग्राउंड एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ग्राउंड प्रोवाइड्स अस ए रिएक्शन ड्यू टू विच वी मूव ऑन द ग्राउंड। नाउ वी विल सी द अनदर एग्जाम्पल, मीन सेकेंड एग्जाम्पल। व्हेन ए हॉर्स वॉक्स या हॉर्स रन ऑन ए ग्राउंड, जब एक हॉर्स, घोड़ा ग्राउंड पर चलता है या बुलक कार्ट खींचता है, तो वो भी क्या करता है, बुलक कार्ट को खींचते टाइम अपने पैरों से क्या करता है, जमीन की तरफ, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, जो उसको आगे की तरफ रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। या केस ऑफ वोट एंड शिप, ठीक है, शिप या जो बोट होती हैं उसमें केस में क्या होता है, उन केस में, जैसे कि एक बोट है, बना लेते हैं यहाँ पर एक बोट, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ठीक ही है। देखो भाई, ये तो इधर समुद्र था, बहुत बड़ा समुद्र है, और ये आदमी इधर से आ रहा था बोट पर, यही वाला आदमी यहाँ पर चढ़ गया है बोट पर, और जब ये ग्राउंड पर कूदेगा, इसे यहाँ ग्राउंड पर कूदना है ये, ठीक है, यहाँ तक पानी है, और पानी के बाद इधर ये किनारा, ये इधर ग्राउंड है, ये लैंड है इधर ये, तो इसको यहाँ से जंप करना। अब नाव को तो यहाँ लेकर नहीं आएगा ग्राउंड पर, ये यहीं से जंप करेगा, यहाँ रस्सी से बांध देता है ग्राउंड पर, ठीक है। तो रस्सी से बांधने के लिए पहले यहाँ
उतर कर तो आएगा, तो जब उतरेगा तो यहाँ पैर से क्या करेगा, ये जंप करेगा आगे की तरफ, और जब पैर से जंप करेगा तो नाव उसकी हल्की सी पीछे को भाग जाएगी। हल्की सी पीछे क्यों भाग जाएगी, क्योंकि क्या कर रहा है ये, इस नाव पर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है उतरने के लिए ना, इस तरह से कूदता है वो, तो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, नाव पीछे भाग गई, लेकिन नाव इसको आगे की तरफ क्या कराती है, एक फोर्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्शन रिएक्शन लॉ लग रहा है। इसने नाव पर जो बोट थी, बोट पर इसने पीछे की तरफ फोर्स लगाया और बोट ने इसको एक रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ प्रोवाइड करा दिया, जिससे ये आगे जंप कर गया। अच्छा, वर्ड्स को उड़ते हुए देखा, पक्षी जो उड़ते हैं, तो वर्ड्स कैसे उड़ते हैं, तो वर्ड्स उड़ने में क्या होता है, वर्ड्स के जो पंख होते हैं, पंख से हवा को नीचे की तरफ फेंकते हैं। वो हवा को जब नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जो वो एयर होती है, एयर उसको रिएक्शन फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, और जो जल्दी जल्दी वो इस तरह से मूव करते हैं, तो उससे क्या होता है, जल्दी जितनी जल्दी फास्ट वो मूव करते हैं, तो उतना ही क्या करते हैं, वो एयर पर प्रेशर लगाते हैं, सॉरी फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ। और वो जो एयर पर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, तो एयर क्या करती है, उसको रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ प्रोवाइड कराती है। तो हम यहाँ पर वर्ड्स वाला केस भी लिख सकते हैं। ठीक है, केस ऑफ वर्ड्स फ्लाई, ठीक है, इन द केस ऑफ वर्ड्स फ्लाई, ठीक है, या इन द केस ऑफ बैलून, इन द केस ऑफ बैलून। ठीक है, बैलून का केस आपने देखा होगा, जो बैलून जो उड़ते हैं, बैलून क्या होता है, जैसे कि बैलून है कि हमने हवा भर ली उसमें, ठीक है, और हवा भरने के बाद उसको जो हम छोड़ देते हैं, उसको बिना गांठ बांधे, ठीक है, उसको जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें से हवा एकदम सडनली पीछे की तरफ निकलती है, और जब हवा पीछे की तरफ निकलती है तो बैलून क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता हुआ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि वो जो अंदर बैलून के अंदर से जो एयर निकल रही है, वो एयर बाहर वाली एयर पर एक फोर्स लगाती है, ठीक, और बाहर वाली एयर उसको क्या करती है, एक रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ प्रोवाइड कराती है, और वो बैलून क्या होता है, आगे उड़ता चला जाता है। ऐसे ही रॉकेट उड़ता है, रॉकेट में आपने देखा होगा, रॉकेट इस तरह से रहता है, उसका मुंह ऊपर रहता है, यहाँ से बहुत सारी गैसेज नीचे की तरफ निकलती हैं, और वो गैसेज नीचे वाली एयर पे क्या करती हैं, एक फोर्स लगाती हैं, और वो वाली जितनी भी एयर होती है बाहर वाली, वो उस रॉकेट पर क्या करती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यानी कि वो जो एयर निकल रही है पीछे की तरफ, वो एयर पीछे की तरफ निकलती है, तो जिसकी वजह से बाहर वाली एयर जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है, वो एयर इस रॉकेट पर क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाती है, जिससे कि ऊपर की तरफ भागता है। तो दिवाली पर आपने देखा होगा रॉकेट वगैरह जो उड़ते हैं, वहाँ पर भी वैसा होता है। इन द केस ऑफ रॉकेट एंड बैलून तो हमने लिख लिया, इन द केस ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए कहाँ पर एक्शन रिएक्शन लॉ एप्लीकेबल है। तो दो हमने पढ़े थे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो भी हमारी लाइफ में अलग अलग एप्लीकेबल होता है। अगर हम कहीं पर क्रिकेट बैट से बॉल को हिट करते हैं, वहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। कैच करते हैं बॉल को तो वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और भी मैंने बताया था सीट बेल्ट, कार की जो सीट बेल्ट है, वहाँ पर जो सीट बेल्ट का वर्क होता है, वो किसको, टाइम को इंक्रीज कर मोमेंटम को डिक्रीज करने के साथ साथ फोर्स को भी डिक्रीज करने के काम आता है, जिससे कि कम इंजर्ड होता है पर्सन। हाई जंपर होता है, वो हाई जंप करता है, वहाँ पर भी न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल होता है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दिया मैंने, यहाँ पर ये है। और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स को समझाते हुए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार जरूर देखें, ठीक है, जिससे कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल, दोनों जो लॉज हैं अच्छे से समझ में आ जाएँ। और इसके साथ ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, जो भी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक्स।